गुड मॉर्निंग। आज पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। हाँ, मैं भेज दूंगा। लास्ट वाले नोट्स कल वाले, अच्छा हाँ, कल वाले तो भेजे ही नहीं थे मैंने, सॉरी। कुछ आप लोगों ने बेसिक बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखे। अब सेट आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, तब आप बाकी एक्सिस के अबाउट उन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर कैविटी का निकालेंगे, फिर वेरिएबल डेंसिटी दे रखी होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पैरेलल थ्योरम एक टूल है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है निकालने के लिए, से बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी अगर दिया हुआ है, तो हम इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और हम प्रूव कर सकते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा टूल है, बहुत अच्छा यूजफुल टूल है, काफी काम का है, काफी यूजफुल होता है। ठीक है, और इस पे इसको यूज करके प्रॉब्लम बनेगी। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए कोई भी मास पार्टिकल आपने एम आई ले लिया, जो कि आर आई दूरी पे सेंटर ऑफ मास। लेट सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लिया। ठीक है, तो आर सी की वैल्यू 0 है। समेशन ऑफ एम आई दैट इज समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू 0। इसको यूज कर लेंगे, पता ही है हमको सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, आई सी बराबर समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया about parallel axis to central axis mi ri plus minus d। आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल, तो प्लस माइनस डी का फॉर्मूला लग गया। समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्लस माइनस 2 mi आर आई, तो ये वैल्यू 0 थी। समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाहर आ जाए, कांस्टेंट है, प्लस 0, इसकी वैल्यू 0 एज आर सी इज इक्वल टू 0। ये आई सी है, प्लस डी स्क्वायर इंटू टोटल मास, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। मास ऑफ टोटल बॉडी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। अब ध्यान क्या रखना है, किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये थ्योरम नहीं लगेगी। 100% श्योरिटी अब दो पैरेलल एक्सिस के लिए अप्लाइड नहीं होती है। ये किसी भी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस निकालना। ठीक है, तो कोई भी दो एक्सिस के अबाउट, ये नहीं कि पैरेलल है तो फटाफट लगा दिया, नहीं नहीं नहीं। नियम एक ही है। क्या नियम है?
एक्सिस अगर आपको दे रखी है तो एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, अगर आपको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, या उसको टूल के तरीके से यूज कर लीजिए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं, दोनों मिला के एग्जांपल एक साथ देखेंगे। तो पहले तो ये समझ में आ गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकला। प्रूफ है, स्कूल के एग्जाम में प्रूफ पूछ सकता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, वो मैंने प्रूफ भी कर दिया। मैंने माना सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो समेशन ऑफ एम आई आर आई डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई की वैल्यू जीरो होगी। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस क्या आने वाली है, आई सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई सब पार्टिकल्स के लिए सम कर लिया। उसके पैरेलल किसी एक्सिस से दूरी कितनी होगी, प्लस माइनस आर आई प्लस माइनस जी, ओपन कर लिया, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी बाहर आ गया, डी स्क्वायर समेशन ऑफ आई, ये तो वैल्यू थी आई सी और ये था एम डी स्क्वायर, तो आई बराबर आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। यूज करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सबसे बेसिक एग्जांपल रॉड का उसके कॉर्नर के अबाउट। अब मुझे आईसी पता है, तो आई की बात क्या हो जाएगी, आई सी प्लस एम एल बाई टू का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। कई लोग कह देंगे इसके अबाउट आई है तो एल बाई फोर के अबाउट कितना आएगा, आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश बताइए, इसके अबाउट आई है, क्या ये हम लिख सकते हैं, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर, ये लिख सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा किसके अबाउट लग सकती है, केवल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इन दोनों के बीच में नहीं लगेगी, इसकी इसके साथ लग जाएगी, इसकी इसके साथ लग जाएगी। कर लेते हैं, आई बराबर आई सी प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर और आई डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एल एम एल स्क्वायर बाई 16। आई सी पता ही है, आई सी की वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट कर दो, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16, 48 प्लस 3, 7 एम एल स्क्वायर बाई 48, ये 3 है, आई डैश बराबर 7 बाई 16 आई के टर्म में आ सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
कितना आएगा? हमको इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, IC। ठीक है, 2mr²। इसके अबाउट mr², इसके अबाउट ये रिंग है। ये एक्सिस अलग है, इसके अबाउट I कैसे निकालोगे? अब ध्यान दीजिए, ये सेंटर से पास होने वाली 3 एक्सिस ले लेंगे, 1, 2 और 3। हमको I3 पता है, I2 + mr², और हमें पता क्या है? I3। I2 निकालना पड़ेगा, I2 निकालने के लिए आगे करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं डायरेक्ट बस पता चल गया कि हर सेंट्रल एक्सिस इसका और इसका I1 नॉट इक्वल टू I3, I2 नॉट इक्वल टू I3। ध्यान रखिएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से। इस लाइन को चेक करो, इस लाइन के अबाउट रिंग का पूरा मास r दूरी पे है, जबकि इस वाले लाइन के अबाउट चेक करो तो कुछ मास बिल्कुल 0 पे है, कुछ मास r पे है। ये कॉर्नर वाले मासेस r दूरी पे है, उसके अगल बगल वाले बिल्कुल करीब है। तो मासेस, सारा मास इफेक्टिवली r दूरी पे नहीं है, कुछ 0 पे है, कुछ r पे है, मतलब मैक्सिमम r पे है और मिनिमम 0 दूरी पे है। इसका मतलब एवरेज कुछ दूरी अगर हम देखें तो वो r से कम ही आने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखें तो mr² से कम ही आने वाला है, तो mr² तो नहीं होगा। उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकालेंगे। तो ये इसलिए बताया मैंने कि ध्यान रखना है कि बस आपने पैरेलल उठाया और चिपका दिया, जी नहीं, उसकी सेंट्रल एक्सिस लाखों पॉसिबल है। इसमें I बराबर I3 + mr² अगर आपने लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तो हम इसको निकालेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर करेंगे, तब इसको निकाल के तब हम इसके अबाउट ये निकाल लेंगे, तब पैरेलल लगाएंगे। तो सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए, प्रिंसिपल नहीं। IC क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस मतलब कहीं से ही पास कर, मतलब सेंटर से बस पास होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल, लेकिन प्रिंसिपल केवल एक ही हो। एग्जाम्पल देखिए, ये डिस्क है, ये रोटेशनल है, ये हमें पता है, ये r/2 है। इसके अबाउट I की वैल्यू कितनी होगी? बताइए कितना I है? What is the value of I? 3/4 mr²। सब समझदार हो गए बच्चे अब तो। I बराबर IC + mr/2 का स्क्वायर, दैट इज mr²/2 + mr²/4, दैट इज 3/4 mr²। एक्सिस जरूर ध्यान रखिएगा, सेंट्रल के पैरेलल लगानी पहली बात, और सेंट्रल में जो आपने अब तक निकाली है वो सेंट्रल नहीं थी, वो प्रिंसिपल थी, याद रखिएगा। सेंट्रल वाले भी हम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं, फिर कंबाइन करेंगे, फिर हम मिक्स प्रॉब्लम करेंगे अच्छी अच्छी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
for a plane body, ring, disc, plate. कोई प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, उसके लिए लगाया जाता है, और प्लेन होना जरूरी है, एक फ्लैट प्लेन। कोन पे नहीं लगा सकते, हॉलो स्फीयर पे नहीं लगा सकते, सॉलिड स्फीयर पे नहीं लगा सकते, हाँ उस पे लगा सकते हैं, हॉलो सिलेंडर पे, उसमें दोनों साइड एक प्लेन सरफेस है। तो उसके हिसाब से थोड़ा दूरी उरी वाला भी गेम देखेंगे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन फिलहाल के लिए रिंग और डिस्क को प्लेट हो, उनके लिए कोई भी प्लेनर बॉडी होनी चाहिए। प्लेनर बॉडी के लिए हमने 3 एक्सिस मान ली, किसी भी पॉइंट से पास होने वाली। एक मान ली x, एक मान ली y, एक मान ली z। x, y पैरेलल टू प्लेन, z परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये 3 एक्सिस है। ठीक, हम प्रूफ करेंगे iz बराबर ix प्लस iy। हमारा प्रूफ है परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्लेन के पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों ऑर्थोगोनल प्लेन के लिए ये रूल अप्लाई। तो कोई पार्टिकल ले लो, mi, xi, yi, ये दूरी है ri। ठीक है, कोई भी मास पार्टिकल उठा लिया। ix कितना होगा बच्चों? समेशन ऑफ mi, क्या x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या आएगा? समेशन ऑफ mi, YI का स्क्वायर। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है ना। मेरी बात समझ में आई क्यों yi आया है बच्चों? इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? yi, और y से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? x। XI I, y is equal to summation of mi xi square। iz क्या आएगा? समेशन ऑफ mi, RI का स्क्वायर। हाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी तो ri बनेगी ना, ri का स्क्वायर समेशन ऑफ mi, ये किसके बराबर है? xi स्क्वायर प्लस सिंपल सा प्रूफ है। स्कूल के एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी 3 में, कभी कभी 5 में। स्कूल वाले एग्जाम में फाइनल होगा या हाफ ईयरली, जो भी पेपर वगैरह होंगे, हाफ ईयरली तो होगी, अब तो खत्म हो गया, टर्म 2 जब होगा, फाइनल पेपर देना ही आप लोगों को, तब ये जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ बोर्ड 11th में तो क्या बोर्ड होता है, 11th में अपने स्कूल का एग्जाम जो फाइनल होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आपका एग्जाम लास्ट में ही होगा, एक ही एग्जाम होगा फाइनल वाला। ठीक है, उसके बीच में तो चलते ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले सारे टेस्ट चलते रहेंगे। फाइनल एग्जाम 11 का ही आपका होगा। हाँ 12th में हम क्या करते हैं, 12th में हम 4-5-6 महीने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा बोर्ड के क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करने लगते हैं। एक बार पेपर होने के बाद रिवीजन में बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों चला जाता है। 12th है, 11th में उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11th में जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उसको उस तरीके से कॉम्पिटेटिव लेवल पे अपने आप को तैयार कीजिए। ये पेपर जो आपका बनेगा वो भी कॉम्पिटेटिव लेवल का ही बनेगा, फाइनल पेपर भी। उसमें आप ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें कमी होंगी, मतलब रट रट के लिखने वाली चीज़ें कमी होंगी। बोर्ड देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ बेटे, अगर तुमने तैयारी कर रखी है कंपटीशन की अच्छी सी, तुम्हारा बोर्ड में तो परसेंटेज नहीं गया ही नहीं, 90-92% तो आराम से मिल जाता है। अच्छे बच्चे जो होते हैं उनके 95-96, 95-96, 97, 95-96, 97 आसानी से बन जाता है। और जो गिरी पड़ी हालत में भी नंबर खराब लेकर आते हैं, 90-92% नंबर ले आते हैं।
बहुत घटिया करोगे तब 80-85 पे जाओगे, अदरवाइज 90-92% नॉर्मली एकदम बिल्कुल जो बच्चा तैयारी कर रहा है ठीक ठाक तरीके से उसके परसेंटेज बनते हैं। और जो अच्छे बच्चे बहुत अच्छे परसेंट कर रहे हैं, और ये इससे ज्यादा क्या बताऊं, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव करते हैं वही बच्चे बोर्ड में भी टॉप करते हैं अपने। वही होता है। अब बोर्ड में क्या है कि आप आर्टिकल वार्टिकल बस रट रूट के दो तीन न्यूमेरिकल करके आगे बढ़ जाते हैं और उन्हीं पे काम करते रहते हैं, तो आपकी नॉलेज तो होती है कम, लेकिन आपका रट्टाफिकेशन होता है ज्यादा। आप आर्टिकल्स ज्यादा रटते हैं, आप आर्टिकल्स के बाद थ्योरी लिखते हैं, प्रैक्टिस पूरा नोट्स वोट बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज अलग है। कॉम्पिटेटिव में क्या करते हैं, आप अप्रोच को डेवलप करते हैं, आप न्यूमेरिकल्स को डेवलप करते हैं, आप अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं। इसीलिए कभी आप गौर कीजिए, हम ज्यादा फोकस ही नहीं करते डेरिवेशन पे। और जब आप बोर्ड में जाएंगे तो वहां पर फोकस सिंपली एक ही चीज पे रहेगा, क्या, डेरिवेशन को दो दो तीन तीन बार करा के उसको रटवा दिया जाएगा, वही डेरिवेशन आएंगे। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल लेवल के कैलकुलेशन बेसिस फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम से। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव जो बच्चा अच्छी तैयारी करता है, 100% श्योर है कि उसका एक एवरेज बच्चा जो दूसरी क्लास का टॉपर है उससे अच्छे नंबर आएंगे। इनफैक्ट जो नॉर्मल सेक्शन के जो टॉपर बच्चे होंगे, इस क्लास के बहुत सारे बच्चों के उनके टॉपर से भी नंबर अच्छे आएंगे। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, एक आध दो एक्सेप्शनल भी होते हैं ना जो टॉपर बन जाते हैं, अच्छे नंबर बढ़िया नंबर ले आते हैं, तो नहीं तो एवरेजली जो बच्चे कोचिंग की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए, उनके परसेंटेज अच्छे हैं। श्योर हूँ इस चीज की, और मैंने कई सालों से देखा है। हाँ, नहीं है लॉजिकल, भाई आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है ही, आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, नॉलेज सीख रहे हैं, आप रट नहीं रहे। तो अंतर है, दोनों में अंतर है। आप उसमें भी हम नॉर्मल सेक्शन में भी हम सिखाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का होता है, लेवल होता है, वो जो तरीका होता है आईटी एडवांस के लेवल पे हम जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सब नहीं करते। हम बिल्कुल सिंपल लेवल पे चलते हैं, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं करते। किताब भी एक अरोड़ा आप लोगों ने देखी है, एसएल अरोड़ा है, वो सॉल्व करते रहते हैं हर एक्सरसाइज में, उसमें 15 10 7 8 इससे ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो हर टॉपिक एक्सरसाइज के बाद एक 7 8 क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होती है। आप देखना चाहें देख लीजिए, आपको अगर इसको समझना है तो बहुत आसान तरीका है। किताब उठाइए अरोड़ा या प्रदीप, उसकी एक्सरसाइजेस देख लीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। आर्टिकल यही रहेंगे, जितने आर्टिकल आपने पढ़े हैं वो सब आर्टिकल हैं, हर जगह है, कोई आर्टिकल नया नहीं है। मतलब उनके वो कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, हम उनसे दुगने आर्टिकल पढ़ते हैं। नॉर्मल सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनसे डबल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल कम से कम 10 टाइम्स करते हैं। और हार्डनेस का लेवल ले लें तो कम से कम 1000 टाइम हार्डर प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, करते हैं, देखा है आपने। आप कुछ भी पूछ लेते हैं, आप दुनिया भर की प्रॉब्लम सर्च करते हैं, आप पेपरों की प्रॉब्लम सर्च करते हैं, किताबों की प्रॉब्लम सर्च करते हैं, आईटीज में आई हुई प्रॉब्लम सर्च करते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं आप। ये तो हम नहीं कहते, हमने तो कभी भी, हम में से किसी भी टीचर ने शायद ही कभी कहा हो आपसे कि नहीं ये इसी स्पेसिफिक बुक से पूछो क्योंकि इस बुक के आंसर मुझे याद है, या इस बुक को मैंने सॉल्व करा रखा है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं इस साल अभी आपको डीसी पांडे सॉल्व करा दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जब सॉल्व कराऊंगा ना, फिर मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहेगा ना मुझे आंसर याद रहेगा। क्योंकि आईआईटीएन बनने का एक ही कंसेप्ट है, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका अप्रोच स्ट्रांग होना चाहिए। आपको चीजें याद हैं कि नहीं याद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बेसिक अप्रोच अगर स्ट्रांग है तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप अपनी लाइफ में हर चीज समझेंगे। आप गौर से अगर देख के देखें तो आप जब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट डे से लेके अब तक, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ दिखने लग रहा होगा। अब आप जब चलते होंगे तो आपको दिखता होगा बॉल बॉल टकरा रही, कोलिजन है, ये है वो, मतलब आप नॉर्मल लाइफ में, और आगे चल के धीरे धीरे ये चीज आपको, और जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे आपको आपकी लाइफ की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। ये है आईआईटी, क्योंकि आईआईटी के प्रॉब्लम कहाँ से आती है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम उठाते हैं वो, उसमें बहुत ज्यादा टीडियस जॉब नहीं कराते, बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशंस वो नहीं कराते, एक बेसिक अप्रोच उठा लेते हैं आपकी लाइफ की, कुछ भी लाइफ से उठा लेते हैं, बॉल वॉल ये वो उधर उधर, तो बेसिक आपका एप्लीकेशन उठाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। यही चीज हमें सीखनी है। तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको बोर्ड का या उसका व उसका कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं, नंबर बेहतरीन आने वाले हैं, परसेंटेज बढ़िया आने वाले हैं, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप इस सेक्शन में बैठ करके अगर आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज ले आएंगे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो महान नालायक होते हैं, ना वो इसकी तैयारी करते हैं ना कुछ करते हैं, घर वालों का पैसा भी लगवा देते हैं एक्स्ट्रा, बच्चे साल 2 साल इसी में बैठते भी हैं, मजे भी लेते हैं,
लेकिन फाइनली फिर वो रिजल्ट आउटपुट के तौर पे देते नहीं, क्योंकि उनका पर्पस पढ़ना नहीं है, उनका पर्पस टाइम पास करना है। तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, और जब तैयारी करके बाहर निकलेंगे तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के निकलेंगे। आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो आईआईटी में, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पहुंचेंगे, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से एक्सेल करेंगे। तो वो बेस बनाने के लिए आपको ये 11th-12th का बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसका ये 11th-12th का बेस खतरनाक बन गया ना, वो लाइफ में कहीं पे भी जाएगा, अपने बल पे जाएगा। पापा का पैसा नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने बल पे आप निकल के बिना पैसे के स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, आपके नाम पे एजुकेशनल लोन मिल जाएगा। आप चाहे विदेश जाके पढ़ें, चाहे एमएस करें, चाहे जेआरई करें, चाहे जीमैट करें, चाहे टॉफल करें, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे लेक्चरर बने, कुछ भी कर सकते हैं। बट उसके लिए बेसिक कंडीशन ये है कि आप नॉलेजेबल होने चाहिए, और यही बेसिक हमारा पर्पस है। मेरा पर्पस यही रहता है हमेशा, मेरे बच्चे चीज़ों को बिल्कुल ना रटें, कभी ना याद करें, रट ही नहीं, समझें, बेसिक चीज़ समझें, बेसिक फॉर्मूले समझें, बेसिक अप्रोच समझें, और उस बेसिक अप्रोच, जिसकी बेसिक अप्रोच स्ट्रांग है, मैं लिख के सकता हूँ, उसका आईआईटी में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें टफ प्रॉब्लम नहीं सीखनी है, हमें बहुत खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। हमें करनी है, मतलब ये नहीं कह रहे कि नहीं करनी, करनी है, लेकिन हमको उन्हीं के साथ घूमते फिरते नहीं रहना है। हमारा मुद्दा है कि हमारी बेसिक अप्रोच स्ट्रांग हो, और उस बेसिक अप्रोच पे चाहे जितने टफेस्ट लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, हम सॉल्व करें। और मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी कभी भी रैंडम चीजें नहीं पूछता है। वो जब भी पूछता है तो फिक्स चीजें हैं। वही आर्टिकल बनेंगे एंगुलर मोमेंटम के, वही आर्टिकल बनेंगे टॉर्क के, वही आर्टिकल बनेंगे मोमेंटम के, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही लॉज ऑफ मोशन, वही सूडो फोर्स, वही फ्रिक्शन, सब वही रहेंगे। बस एक फिजिकल लाइफ की प्रॉब्लम उठा लेगा वो, और उसमें एक छोटा सा एक पेंच डाल देगा। बस उसी पेंच को जिस बच्चे ने निकाल लिया, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो उस पेंच को नहीं पकड़ पाया, उस बेसिक बात को क्लियर नहीं कर पाया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी अप्रोच स्ट्रांग कीजिए, पढ़ाई करते वक्त चीजों को समझिए। न्यूमेरिकल नहीं होता है, कोई बात नहीं, ये नहीं होना ही होने की पहली स्टार्टिंग है। अब ये मान के चलो कि अब तुम बिल्कुल ब्लैंक थे, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता है। कुछ बच्चे जिन्होंने नया ज्वाइन किया था, जिन्होंने बिल्कुल नया आए हैं, बिल्कुल मत घबराइए। मंडे से आप लोग स्कूल में मुलाकात करेंगे ना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी एक सिंगल बच्चे का कुछ भी नहीं छूटा रहेगा। सब कुछ पढ़ा दूंगा, चाहे मैं 3-3 दिन करके बाइफरकेशन कर दूं, चाहे 2 दिन पुराना पढ़ाऊं, 1 दिन नया पढ़ाऊं, ऐसे करके कुछ भी मैं करूंगा जरूर। वो स्कूल पहुंचने के बाद प्लानिंग करूंगा मैं अकॉर्डिंगली। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग लेट आए हैं, जिनका कोई टॉपिक छूटा हुआ है, जिनका कोई चैप्टर छूटा हुआ है, जिनका कुछ भी छूटा हुआ है, घबराइए नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, उसे करना है, उसे कंप्लीट करना है। पूरी डीसी पांडे करनी है, आईटी की प्रॉब्लम भी उस चैप्टर की करनी है। करेंगे, धीरे धीरे बैकलॉग को खत्म करेंगे। अगर 4 चैप्टर छूट रहे हैं तो उसको धीरे धीरे 3 करेंगे, 3 को 2 करेंगे, 2 को 1 करेंगे, 1 को 0। पहले सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस कर करके उस चैप्टर को स्ट्रांग बनाएंगे। ये नए बच्चों को। और जो पुराने हैं, उन्हें मैं पढ़ाता ही आ रहा हूँ, सिखाता ही आ रहा हूँ धीरे धीरे। उतने अच्छे लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल भले ही ना बन पाया हो भाई ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको आ जाए। लेकिन अब जब स्कूल में मुलाकात करेंगे तो 101% श्योरिटी है कि आपसे मेरा आई कांटेक्ट होगा, हम मुलाकात करेंगे तो सब कुछ आएगा। और जो पुराना छूटा हुआ है, उसको मेहनत करने का समय आपके लिए। जिन बच्चों का छूटा हुआ है, प्लीज नोट्स आपके पास हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक चीज, जो जो चीजें नहीं होंगी, हम चैप्टर दर चैप्टर आगे बढ़ेंगे। बेटा बताओ इसमें क्या नहीं है, नोट देखा सर ये नहीं है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने ये, इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। और जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है। कल मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, कल तो खैर क्लास नहीं लूंगा। मंडे को आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी स्कूल के अंदर, ठीक है। तब हम लोग, सर लेकिन हमें तो वेडनेसडे को आना है। तुम लोगों को वेंसडे को, हाँ अच्छा 11th वालों को, हाँ 11th वालों को वेंसडे को आना है, 12th वालों को मंडे को। ठीक है, वेंसडे को मुलाकात करेंगे आपकी, मंडे को क्लास ले लेंगे ऑनलाइन, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े अपने टॉपिक। काफी बातचीत हो गई, मोटिवेशन काफी दे दिया। अब कहता क्या है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। पहले का थोड़ा बहुत प्रिंट करा सकते हैं, पूरा प्रिंट करा लो। पुराने नोट्स किसी भी अच्छे बच्चे के लेकर के फोटो स्टेट करा के लिख लो, मैं लिखने के लिए नहीं कहूंगा। आप में से जो भी बच्चे नए हैं, मैं आप में से किसी से ये नहीं कहूंगा कि उसको नोट डाउन करके छाप करके मुझे दिखाइए, मुझे नहीं चाहिए।
आप अभी तक के नोट्स किसी भी अच्छे बच्चे के लेकर के जिसमें सारे न्यूमेरिकल प्रॉपरली किए गए हों वो लेकर के फोटो स्टेट करा लीजिए, नॉट एन इश्यू। इसके बाद से लेकिन जिस दिन से क्लास स्टार्ट हो उस दिन से नोट्स बना होना चाहिए। इसके पहले कि आप फोटो स्टेट रख लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके पहले के नोट्स आपको छापने नहीं है। अब आप 8th 7th 8th 9th 10th में नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी करना है। मैं आपसे नहीं चाहूंगा कि आप फोटो स्टेट लिखते रहें, उसके ऊपर कलम घिसें और कम से कम 25 30 40 50 घंटे बर्बाद करें। उससे बढ़िया है 40-50 घंटे आप क्वेश्चन करके उस टॉपिक को समझ लें, ठीक। तो यहाँ तक जो भी नए बच्चे हैं वो फोटो स्टेट करा सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनसे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है उनके नोट्स मेंटेन होने चाहिए। देखते हैं, डिपेंड करेगा। मैं पहले एक बार रिवाड़ी पहुंचू, उसके बाद सब डिसाइड करके प्रॉपरली आप लोगों को बताऊं करना क्या है। मुझे खुद भी नहीं पता भी क्या करना। चलिए, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हमारा पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने डिस्कस कर ली। अब इन दोनों को यूज करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बड़ा सिंपल है, प्लेनर बॉडीज के लिए लगने वाली है और प्लेन के अलावा। सबसे पहले जो बेसिक एग्जांपल है वो यही है, रिंग का और डिस्क का। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट हमें नहीं पता है, चलो इसको आई वाई ले लिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अभी कैसे निकालें, बेसिक कंसेप्ट तो पता नहीं हमको, इसके बारे में पता है, हमको आई जेड मालूम, आई जेड की वैल्यू मुझे पता है। आई जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एम आर स्क्वायर। अब मुझसे आई वाई पूछ रहा है, ये भी सेंट्रल एक्सिस, ये भी सेंट्रल एक्सिस, तो अब कैसे निकालें, बड़ा झंझट है। कहता नहीं नहीं, एक काम करो, तीनों बनाओ ना, एक्स वाई जेड। अब जरा चेक करिए, जिस तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग का, उसी तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी का, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री मैं कह सकता हूं आई एक्स बराबर आई वाई। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं, इसमें आई एक्स और आई वाई बराबर होगा? नो सर। नो नो सर। सर। इसमें बराबर नहीं होगा। इसमें नियम वही रहेगा, आई एक्स प्लस आई वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सही है, बट आई एक्स नॉट इक्वल टू आई वाई होगा। इस केस में आई एक्स इज इक्वल टू क्या है, आई वाई है। अब नियम दोनों बराबर हैं, तो आई एक्स की वैल्यू हो गई, आई वाई की वैल्यू हो गई आई जेड बाई टू, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई। देख लीजिए, किसी को डाउट हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो डिस्क का इसके अबाउट कितना होगा, आई वाई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 4। एम आर, ये भी आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे ना, हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। आई एक्स बराबर ये आई जेड, आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बाई टू। इस केस में दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू होता है अपॉन टू, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई। ठीक, आसान है। अब आएगा मजा, ये सिंपल सिंपल चीज सीख लें। अब देखिए, अब आपको कितनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सीखने को मिलेंगी। अब मैं बहुत खतरनाक खतरनाक भी करवाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा और जितनी पॉसिबल है सब टफ लेवल कराने वाला हूँ। तो ये था बेसिक टूल, इसको हमने सीख लिया। ये दोनों ही टूल है हमारे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर। कभी कई बार कंबाइन करके प्लेनर बॉडीज के लिए लगाएंगे परपेंडिकुलर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इन सब के लिए मत लगा दीजिएगा। सिलेंडर लगा अभी नहीं, दिखाता हूँ कैसे करें। ठीक है, तो शुरू करो फटाफट। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है, सारा लॉजिक का गेम है, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। ये रिंग है,
ऐसे घूम सकती है रिंग? बिल्कुल घूम सकती है, क्यों नहीं घूम सकती? पंखा देखा है ना पुराना, मतलब पुराने जमाने के गांव में जाइए तो गांव में आप लोगों ने वो हाथ वाला फैन देखा है ना? हाथ वाला पंखा। हाँ वैसा ही तो होता है। बिना और नहीं तो बच्चों वाला वो भी खिलौना भी देखा होगा ना, जो घूमने वाला होता है, तड़ 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 करता है, टक 2 टक मिनट टक जो दम करता लगे। है। हाँ भाई, वो भी यही है। हालांकि वो डिस्क होती है लेकिन उसमें बीच में पर्दा होता है, फाड़ दीजिए तो रिंग बन जाएगी। ये रिंग है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? पैरेलल भी लगेगी, परपेंडिकुलर भी लगेगी। इसके अबाउट ले लीजिए आईसी। आईसी बराबर कितना है? mr²/2। तो आई बराबर आईसी प्लस mr², mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr²। मजेदार है ये, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले, मजेदार, अच्छा लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में। सही है। अब सब लोग निकालिए और सबका निकलेगा, आपको रिजल्ट याद रखना है बस। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए, रॉड का, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। नहीं है तो पन्ना पलट के देख लीजिए और उसके हिसाब से पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व करना। आसान आसान, चलो एक आध दो आसान और कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट मुझे बताओ। डिस्क है, r/2, πx6 कितना होगा? ये होगी आईसी। हम्म, तो मैं मान लूं पैरेलल परपेंडिकुलर चिपकाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कर लेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, रिंग का हो गया। रिंग का रिंग है। जुगाड़, IX की वैल्यू बताना। मास m और कितना आएगा? mr²/4 आएगा। इसमें कौन सा ज्यादा जुगाड़ लगाना है? अगर ये रिंग कंप्लीट कर लोगे तो इसका mr² हो जाएगा, सॉरी mr² आएगा, mr²/2। ठीक, मास m है ना इसका, mr²/2। कोई फर्क नहीं पड़ता आधी रिंग है कि नहीं, मास टाइम है ना इसका, 2m थोड़ी मास है। mr²/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा अब अच्छे तरीके से दिमाग लगा के करिएगा एग्जाम। रॉड उठा रहा हूं मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 4 रॉड है, मास m, लेंथ l की। अब चाहे जितनी टफ कर दूं मैं, आपके पास थ्योरम्स हैं, अब आपको नियम बना के चलना है, सब लोगों को निकालना है। 4 रॉड है, A B C D, बहुत सारे निकालो, ठीक है। E F
जी एच आई ए आई एफ आई ओ आई ए बी आई ए सी आई एफ एच आई ई एफ। बहुत सारे, 4 रॉड है। मैं चाहता हूं पहले आप प्रैक्टिस करते हुए शुरू करें, फिर मैं वन बाय वन करता चलूं। तो पहले आप मुझसे आगे आगे चलिए, ठीक है? गलती आपको पकड़ में आएगी कि आपने क्या गलती की। कर ले, रॉड है, ध्यान रखना, समझ के। हर एक्सिस पॉइंट दे रखा है तो आपको पता है पॉइंट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। लाइन तो लाइन ही, ए बी दे रखा है तो ए बी लाइन। शुरू कीजिए। ये एक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इन सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड दे रखे हैं। 4 rods of M and L, मास M और L के दे रखे हैं। चलो भाई शुरू कर देता हूं। हे प्रभु, चलो देखें। मैं शुरू करता हूँ, आइए। किसको समझ में आ गया? ए के अबाउट निकालना है तो ये दोनों तो कॉर्नर हो गए। इस रॉड और इस रॉड के लिए तो कॉर्नर हो गया, तो ml²/3 ml²/3 2 टाइम, 2 रॉड के लिए। 2 रॉड के लिए सेंटर से दूरी ये √5/2l है, √5/2 है। तो IC प्लस MD², IC प्लस MD², ठीक है, IC प्लस MD²। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml²/12, इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट IC प्लस ml²। अब आ गया समझ में? 2 रॉड्स का, चार चार बनेंगे हमेशा, चार रॉड्स के लिए IC प्लस MD² भी लग सकता है। IF के अबाउट निकालते हैं। एक रॉड का तो ml²/12, 2 रॉड प्लस 2 ml²/12 प्लस ये दूरी हो जाएगी L/√2, L/2 L/2 √2 L/2, तो L/√2 m L/√2 का स्क्वायर प्लस इस f एक्सिस से इसकी दूरी हो गई L, ml²/12 प्लस ml²। अभी सॉल्व करके वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, वैल्यू आप लोग निकालेंगे। IF
ये है, इसका तो सेंट्रल है ml²/12, ml²/12 प्लस l/√2 का ml²/12 प्लस l/√2, ml²/12 प्लस l, ये दूरी l है। 4 रॉड। IO सबसे आसान, ठीक है। अब बारी आती है लाइंस की। इन तीनों में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं? अब आई बारी IAB की, सेकंड वाला। चलो मुझे बताना इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये है मेरी एक्सिस। सर IF वाले में सर वो ml²/2 समझा दो सर, एक बार समझ नहीं आया। ml²/2 कहाँ है? सर वो IF में लिखा है ना सर आपने स्टार्टिंग वो में फर्स्ट। 12 होना चाहिए ना। चलो सर 12 12 है। सर, अब तो हो गया। ये ml²/12 है ना, ये ml²/12, ml²/12 प्लस दूरी, ml²/12 प्लस दूरी, ml²/12 प्लस दूरी, IC प्लस MD²। हर रॉड का उसके सेंट्रल एक्सिस से दूरी, सेंट्रल एक्सिस से दूरी, सेंट्रल एक्सिस से दूरी, ये है सेंट्रल एक्सिस सबके। चलो आ जाए आगे भाई, IAB पे आओ। AB रॉड, ये तो इसी लाइन पे है, तो पहले वाले का तो हो गया, AB का तो 0 हो गया। अगल बगल वाले रॉड के लिए इनकी कॉर्नर है ml²/3। कैसे हुआ ml²/3? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका कॉर्नर इससे कितनी दूरी पे, L दूरी पे, प्लस ml²। इसमें किसी को डाउट? देख लीजिए, AB लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो इसका तो हो गया 0, इन दोनों के लिए कॉर्नर है, और इससे मैंने बताया था ना पैरेलल, अगर एक्सिस के पैरेलल रॉड रखी है तो क्या लेते हैं, MD², ठीक है। IAB क्लियर हुआ? अच्छी बात। IAC, ये जो बता लेंगे समझ लो उसको सब आ गया। तो इसमें खास करके इस वाले के अबाउट, सर वो 45 डिग्री तक इंक्लाइंड है तो IP sin² थीटा वाला। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। IO/2 भी तो होगा। IAC प्लस IBD बराबर IO। किसी को डाउट? AC प्लस BD बराबर IO होना चाहिए, IX प्लस IY बराबर IZ। प्लेन स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है नहीं? यस सर। ये भी है नहीं, तो हम अपने मेथड से करते हैं, जो हमको निकालने का तरीका पता है, ये तो है ही। अब IAC चारों रॉड का कॉर्नर है ml²/3, लेकिन इंक्लाइंड एट कितने एंगल पे है, 45। 45। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ FH अच्छा है, EF पहले निकालो, EF तो आसान है, FH बताओ। FH FH निकल सकता है, सेंट्रल एक्सिस से दूरी। कई तरीके हैं, कई मेथड है, कई तरीके हैं, क्यों भाई?
जुगाड़ लगाओ अपना, कौन कौन सा तरीके हैं। देखो पहले जनरल लिख देता हूँ, फिर वैसे लिख देता हूँ। वैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ IAC प्लस M 4M और दूरी हो गई √2L L by √2 L by 2 √2 L by √2 का स्क्वायर IAC प्लस MD स्क्वायर 4M मास है ना। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, 2ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 प्लस बाकी रॉड के लिए 2ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 और दूरी हो गई L बाई √2 प्लस M L बाई √2 की स्क्वायर। नहीं देखो IFH ml स्क्वायर बाई 12 ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन 45 डिग्री एंगल पे है तो 2ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45। इन दोनों के अब इसकी इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 into ml by √2 का स्क्वायर, ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 into ml by √2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्लियर हो गया। अब IEF सबसे आसान, IEF 2 into ml स्क्वायर बाई 12, दो रॉड के लिए सीधा बिल्कुल, प्लस ये दोनों रॉड्स L by 2 दूरी पर 2m L by 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे करना एक बार, और घर के लिए मैं देता हूँ, एक घर पे प्रैक्टिस कर लेना। 3 रॉड दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अभी हम प्लेट वेट वाले भी करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है बस, मंडे को करेंगे। कल आप लोग की क्लास नहीं होगी, कल मैं रहूंगा नहीं यहाँ, ठीक है, कल ऑफ रहेगा, मंडे को मुलाकात करेंगे। रॉड A B C O D E F। आप समझदार हैं, जिसके जिसके अबाउट निकाल सकते हैं निकाल लीजिएगा। किसके किसके अबाउट निकाल सकते हैं? A O AC BF EF A के अबाउट, O के अबाउट, F के अबाउट। F के अबाउट तो निकाला ही नहीं। F के अबाउट, F के अबाउट, A के अबाउट, O के अबाउट, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए इनके, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस। और लाइन AC, लाइन BF मतलब सेंटर से पास होने वाली, और एक लाइन EF, EF मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से करिएगा। अब आप चाहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कैविटी वाविटी वाले में दिक्कत है तो पढ़ के खुद करिए, कैविटी का इफेक्ट आपको सिखाया है मैंने। तो 2 दिन अब क्लास नहीं है आपकी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें, और पुराना भी अपना पेपर होने वाला है नेक्स्ट, जब होने वाला तो उसके लिए रिवाइज करते चलो, ठीक है। बाकी बच्चों कल, आज के लिए सेवा समाप्त। मिलते हैं कल नहीं, थैंक यू मतलब सर। मंडे को मुलाकात होगी बच्चों। थैंक यू।